हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से उपस्थित हूँ आज नई क्लास के लिए। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के CC1 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इसका एक टॉपिक उठाने वाला हूँ, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के पतन का वर्णन करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंधु सभ्यता जैसे विशाल, दीर्घकालीन एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त संस्कृति का पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं रहा होगा। सिंधु सभ्यता के अंत से संबंधित अनेक विचारधारा विभिन्न विद्वानों ने व्यक्त किया है, जो निम्नलिखित है। तो इसके लिए कई कारक बताए गए हैं। पहला कारक जो है हमारा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, पर्यावरण। ठीक है, चलिए। फेयर सर्विस नामक विद्वान की मान्यता है कि सिंधु सभ्यतावासी अपने समाज में उस संतुलन को बनाए रखने में सफल नहीं हो सके जो कि उनकी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। असंतुलित सामाजिक जीवन में ह्रास के लक्षण स्पष्ट होने लगे एवं सिंधु सभ्यता पतन की ओर अग्रसित होने लगी। व्हीलर महोदय ने मोहनजोदड़ो के अंतिम प्रकार के स्तर में ह्रास के लक्षणों का भली भांति दर्शाया है। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इत्यादि के अंतिम चरण में भी ह्रास के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है आपका व्यापारिक असंतुलन। ठीक है, सिंधु सभ्यता की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण विदेशी व्यापार था और इसमें कमी होने से भी इस सभ्यता वासियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। विदेशी संपर्क कम होने से विचारों और उपकरणों के पारस्परिक आदान प्रदान का अभाव रहा होगा। परिणाम स्वरूप सभ्यता में कूपमंडुकता आ गई और दूसरी सभ्यता की उपलब्धियों, आविष्कारों और खोजों को अपनी सभ्यता में प्रयुक्त करने के लाभ से वंचित रह गए होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, सामाजिक एवं आर्थिक असंतुलन। जातीय चरित्र के पतन एवं नैतिक मूल्यों के अत्यधिक ह्रास की कल्पना कुछ विद्वानों ने की है। कुछ ने संस्कृति के लोगों के द्वारा निरंतर बाह्य आक्रमणकारियों से जूझते रहने और अंततः शक्तिहीन होने की बात कही है। तो कुछ के अनुसार राज परिवार के षड्यंत्रों ने भी इसको निर्मल करने में सहायता दी होगी। शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध जनता के विद्रोह की संभावना तथा पूंजीपतियों और सूदखोरों के शोषण के विरुद्ध जनता द्वारा विद्रोह की संभावना तथा विद्रोहों की संभावना तथा पूंजीपति और सूदखोरों के शोषण के विरुद्ध मजदूरों तथा साधारण वर्ग के विद्रोह की संभावना का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि ने भी सामाजिक और आर्थिक स्तर में गिरावट आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा चौथा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, संस्कृति के तीव्र गति के विकास हेतु जो कार्य किए गए उसने भी वातावरण बदलने और अंततः ह्रास के लिए उत्तरदायी कारण बने। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे नगरों के निर्माण में करोड़ों ईंटों को जलाकर बनाने से समीपवर्ती क्षेत्र के जंगलों और वनस्पतियां विनष्ट हुई होंगी। भूमि की नमी में कमी हुई होगी। इससे वातावरण पर प्रभाव पड़ा होगा और वर्षा में थोड़ी बहुत कमी आई होगी।
नगर के समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि हर वर्ष अधिक से अधिक उपज लेने के प्रयास में भूमि की उर्वरता का ह्रास अवश्य हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता का ह्रास। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ह्यूमिडिटी। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि कुछ स्थलों पर आर्द्रता का ह्रास हुआ, फलतः भूमि में शुष्कता आई। शुष्कता मतलब ड्राइनेस है ना, सूख जाना। शुष्कता आई जो सभ्यता के अंत के लिए उत्तरदायी कारक रहा। सिंधु सभ्यता क्षेत्र के कुछ नदियों के सूखने का भी उस क्षेत्र में सूखापन बढ़ाने में योगदान रहा होगा। ऐसी धारणा व्यक्त की जाती है कि हड़प्पा कालीबंगा के विनाश के लिए जलवायु परिवर्तन ही उत्तरदायी थे। ठीक है, चलिए हमारा 6th पॉइंट है नदियों का मार्ग परिवर्तन। ठीक है, रूट डायवर्शन ऑफ रिवर्स। ठीक है, नदियों के मार्ग बदलने से भी कुछ बस्तियां विनष्ट हुई होंगी। ऐतिहासिक साक्ष्यों में सिंधु नदी के मार्ग बदलने के लिखित साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। रावी जो हड़प्पा से बिल्कुल सटी हुई थी, दूर हट गई। नागरिकों का यातायात और व्यापार बहुत कुछ इस नदी के माध्यम से होता था और नदी के दूर हो जाने से यह कठिन हो गया होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, नदियों में बाढ़, फ्लड इन रिवर्स। ठीक है, नदियों में वार्षिक बाढ़ आना हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए सामान्य विभीषिका बन चुका था। उत्खनन में मोहनजोदड़ो के विभिन्न सतहों से बालू के रूप में बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मैके के अनुसार चान्होदाड़ो में भी सिंधु सभ्यता के लोगों का उस स्थल को छोड़ने के लिए बहुत हद तक बाढ़ उत्तरदायी था। वहां पर अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के साक्ष्य रेत की तह से स्पष्ट होते हैं। ठीक है, राव को लोथल में 2 भीषण बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। उसके अनुसार एक बाढ़ लगभग 2000 बीसी में और दूसरी उसकी 1 शताब्दी के बाद आई। राव का अनुमान है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी इसी समय बाढ़ आई होगी। भीषण बाढ़ से खेती भी नष्ट हो जाती होगी और नहरें बालू से पट जाती होंगी। राव का कहना है कि ऐसे अवसर पर सिंधु घाटी से सिंधु सभ्यता के कुछ लोग घग्गर घाटी की ओर और कुछ सतलज की ओर चले गए। अगला हमारा 8वां पॉइंट है विभिन्न जल प्लावन। विभिन्न जल प्लावन यानी कोई और प्रकार से जल से डूबने का। ठीक है, कुछ स्थलों पर इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि भूमिगत जल तल कुछ ऊंचा हो गया था। सिंधु नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती थी। उसके जमाव के कारण नदी का तल ऊपर उठता गया। इसके साथ ही उसके इर्द गिर्द का मैदानी क्षेत्र भी। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन निरंतर रही और कई पीढ़ियों में भूमि का अंतरतल काफी ऊंचा हो गया होगा तथा नगरों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया होगा। बाढ़ के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, आमरी और कुछ अन्य स्थल दूसरे प्रकार के जलप्लावन के शिकार हुए। मोहनजोदड़ो में जो बारीक बालुई मिट्टी मिली है वह बाढ़ के बहते हुए पानी का परिणाम ना होकर रुके हुए पानी का परिणाम लगते हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये स्थल वार्षिक बाढ़ के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार के जल प्लावन से भी
प्रभावित हुए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है 9th, बाह्य आक्रमण। अनेक इतिहासकारों की मान्यता है कि बाह्य आक्रमणों से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इस संदर्भ में राणा घुड़ई, नाल और डाबर कोट के अग्निकांडों के साक्ष्यों की चर्चा की गई है। ये साक्ष्य उस समय कुछ आक्रमणकारियों के सक्रिय होने और लूटपाट, तहस नहस करने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो में जो आभूषण निधियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं, वे इस बात की परिचायक हैं कि आक्रमणकारियों से भयभीत होकर लोगों ने अपने स्थान को त्यागने से पूर्व आभूषणों को सुरक्षा की दृष्टि से भूमि में गाड़ दिया ताकि भविष्य में लौटकर उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। किंतु इस विचार से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। ठीक है, हमारा आखिरी पॉइंट है 10वां, आर्यों का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ आर्यन। ठीक है, चलिए, गार्डन चाइल्ड, विद्वान का नाम है गार्डन चाइल्ड, एवं विल्हर ने, विल्हर भी विद्वान है, ने सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए आर्य विजेताओं को दोषी ठहराया है। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए आर्य विजेताओं को उत्तरदायी ठहराते हुए विल्हर ने साक्ष्य के तौर पर मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से प्राप्त स्त्री पुरुष एवं बालकों के कंकालों का, जिसमें कुछ पर पैने शस्त्रों के निशान हैं और जो संभवतः सामूहिक रूप से मौत के घाट उतारे गए थे, का प्रमाण देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे 10 पॉइंट हो गए। अब हम उनको निष्कर्ष उसका देख लेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे। इस तरह से हम सिंधु सभ्यता के पतन के सभी कारकों का सूक्ष्म दृष्टिकोण, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा और इसके पतन को लेकर इतिहासकारों में भी काफी मतभेद पाए गए हैं। दरअसल इसके पतन के लिए एक कारक नहीं, बल्कि यह अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।